आज का हमारा। चलिए हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 5। स्टेटमेंट देखिए, पिछले से नेक्स्ट वाले को कंपेयर भी कीजिए कि क्या डिफरेंसेस आपको प्रूफ करने में कहाँ चेंज करना है। स्टेटमेंट देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, देन इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई ए इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी। अब क्या दिया हुआ है आपके पास, वहाँ डुअलिटी की कंडीशन थी, पहले वहाँ सेमी ग्रुप दिया हुआ था, आपको ग्रुप प्रूफ करना था जब ये इक्वेशन के सोल्यूशन रहेंगे या फिर यूनिक सोल्यूशन रहेंगे। लेकिन अब आपके पास सेमी ग्रुप की कंडीशन हटा दी गई, आपके पास डायरेक्टली बोल दिया गया कि जी जो है ये ग्रुप है। ग्रुप है इम्प्लाइज उसकी चार कंडीशन एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपके पास दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास दिया हुआ अगर ऐसा होता है तो ये जो इक्वेशन है दो, ए एक्स इक्वल टू बी और वाई इक्वल टू बी, इनके यूनिक सोल्यूशन रहेंगे हमारे ही ग्रुप के अंदर। ये हमारा प्रूफ रहेगा। तो देखिए प्रूफ, let G be a group and A comma B belongs to G, to prove that AX equal to B and YA equal to B have unique solution in G, we are considering AX equal to B। हमको क्या देखना है, इनके सोल्यूशन है, ये इक्वेशन के सोल्यूशन है। सोल्यूशन है मतलब हमको क्या देखना है कि क्या ये जो वेरिएबल है इनके कुछ ऐसे फॉर्मेट्स मिलते हैं या फिर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन मिलते हैं जो अगर हम उसको ये इक्वेशन में रख दें तो इक्वेशन हमको नील कर दें, हमको वैल्यू वैल्यू कितनी दे दें, नल दे दें कि इक्वेशन प्रॉपरली सेटिस्फाई हो जाए। ऐसा कुछ मिलता है क्या, उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स टू बोथ द साइड वी गेट, या फिर हम और इसको प्रिसाइसली क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशंस। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ लेफ्ट से ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको लेफ्ट में एक हमारा जो अननोन वेरिएबल है जिसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी करनी है यहाँ बेसिकली, एक्स और वाई की। ए और बी तो हमारे जी के एलिमेंट है जो कि कुछ ना कुछ पर्टिकुलर उनका वैल्यू रखने वाले हैं। तो हमको फाइंड आउट करना है एक्स, हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये एक्स सिंगल एक साइड बचे और बाकी सारा जो डेटा रहा वो एक साइड है ना। तो हमने क्या किया, ए इनवर्स से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, ए इनवर्स। अब यहाँ पर हमारा ग्रुप है, ग्रुप है मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इनवर्स एलिमेंट के उस हिसाब से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये ए इंटू एक्स एक ब्रैकेट में हो गया, क्यों, क्योंकि पहले से थे, अभी आपने एक इनवर्स एक्स्ट्रा ऐड किया तो ये अपना साइड। लेकिन अभी हमको क्या करना है, इसको हटाना है, पर्टिकुलरली हमको एक्स की वैल्यू लानी है। तो ये एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब क्या, अब कोई भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ब्रैकेट कर सकते हैं। अब क्या किया विद रिस्पेक्ट टू ब्रैकेट के सेंस में, आपने क्या किया, ए इनवर्स और ये जो ए था आपने इसको एक ब्रैकेट में ले लिया और एक्स को साइड में कर लिया, जिसको हम हमारी अलजेब्राइक लैंग्वेज में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। आपने लगाया एसोसिएटिव लॉ, अब क्या हुआ, ए एक एलिमेंट था, ए इनवर्स उसका इनवर्स एलिमेंट था, जब दोनों के बीच में आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन के चलते ये देगा आपको ई, यहाँ पर हुआ ई इंटू एक्स और यहाँ पे ए इनवर्स इंटू बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने क्या किया, ई इंटू एक्स, ई चूंकि आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी से सामने वाले की वैल्यू क्या रहती, प्रिजर्व होती, तो एक्स एक्स बचा और आपके पास आ गया ए इनवर्स इंटू बी। इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 10, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी, है ना। अगर आप एक्स की वैल्यू ए इनवर्स इंटू बी रखोगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, दोनों साइड आपके प्रॉपरली बैलेंस हो जाएंगी। अब सेम क्या करना है, आपको देखना है टू प्रूव सोल्यूशन इज यूनिक। अब ये तो आ गया, अब आपको देखना है क्या ये सोल्यूशन यूनिक है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास सोल्यूशन के पास एक स्पेशल वर्ड दिया हुआ है यूनिकनेस। अब आप यूनिक कैसे प्रूफ करते हैं, यूनिकनेस के वास्ते आप क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं, हो सकता है हम बोलते हैं ये सोल्यूशन यूनिक नहीं है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं एक नहीं दो है, दो है, बाद में बताते दो नहीं थे, वो दोनों इक्वल ही थे, या फिर हमारा अजम्पशन कहीं ना कहीं रॉन्ग गया। तो देखिए क्या हुआ, सपोज दैट x1 एंड x2 आर टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हमने सपोज किया कि x1 भी सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन का और x2 भी है, अगर है तो वो जो इक्वेशन है हमारी ए एक्स इक्वल टू बी इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ x1 भी होगा और x2 भी होगा और हमारी इक्वेशन इम्बैलेंस नहीं होगी। मतलब क्या हो गया, ए एक्स वन इक्वल टू बी हुआ और ए एक्स टू इक्वल टू बी हुआ। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन का
RHS सेम है, मतलब उनके LHS भी 100% सेम है। अगर सेम है तो क्या हुआ, AX1 इक्वल टू AX2 हो गया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया, आपके पास ग्रुप है, आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, इनवर्स ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ले सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आपने क्या किया, आपको देखना था ये x1 और x2 के बीच में क्या कोई रिलेशन है, तो आपने क्या किया, अब जो आपका ए था, ए का क्या हो सकता है, बोले इनवर्स कुछ तो भी होगा, क्या होगा, यूजुअली हम ए लिया तो ए इनवर्स लेते हैं उसका इनवर्स, तो हमने क्या किया, ए इनवर्स को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया आपकी कौन सी इक्वेशन को, ये वाली एक्सप्रेशन को। अब क्या हो गया आपका, ए इनवर्स इंटू ए एक्स वन इक्वल टू ए इनवर्स ए एक्स टू। अब अगेन हमारे ग्रुप ने काम कर रहे हैं, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होने वाली है, तो फिर क्या हुआ, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई तो ए इनवर्स इंटू ए एक साथ आ गया, और ए इनवर्स इंटू ए दूसरी साइड भी एक साथ आ गया। अब दोनों एलिमेंट थे जो कि एक दूसरे के इनवर्स थे, दोनों के बीच में हमारा लग रहा है बाइनरी ऑपरेशन। जैसे बाइनरी ऑपरेशन लगा तो क्या हुआ, एक एलिमेंट उसका इनवर्स आपको देने वाला है ई। आपके पास बचा क्या, फिर ये वाली इक्वेशन यहाँ पर ई एक्स वन इक्वल टू ई एक्स टू। ई है आइडेंटिटी एलिमेंट, सामने वाले की आइडेंटिटी क्या करने वाला है, वो प्रिजर्व करने वाला है। ई जब x1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या देने वाला है x1, और ई जब x2 से मल्टीप्लाई होने वाला है तो क्या देने वाला है x2। यहाँ से आपके पास क्या आया कि x1 और जो x2 थे वो कोई अलग अलग एलिमेंट नहीं है, एक ही है। मतलब आपकी जो ax इक्वल टू बी, ये जो इक्वेशन है, अगर उसका कोई सोल्यूशन आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, a इनवर्स इंटू बी। इसके अलावा कोई अगर आप दूसरा सोल्यूशन लेना भी चाहते हो तो ये वाले सोल्यूशन के साथ कोइंसाइड करने वाला है। सेम क्या करने वाले हो आप, y इंटू ए इक्वल टू बी प्रूफ करने वाले हैं। ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ दूं, आप लोग प्रूफ करोगे। सुनाई दे रहा हूँ। यस मैम। अब इसका सेकंड पार्ट आप लोग प्रूफ करोगे ना फिर। यस मैम। चलिए ठीक है, आप इसको सेकंड पार्ट प्रूफ करोगे, और आपके नोट्स लिखना स्टार्ट हो चुके हैं, कल कहाँ था, आज स्टार्ट किया क्या, एक हाथ दो थ्योरम लिखा या फिर एग्जाम्पल कुछ। आज लिखेंगे मैम। आज लिखेंगे, लिखना स्टार्ट कीजिए। देखो आपके पास वक्त नहीं है, ऑनलाइन लेने का मकसद ये है कि आप लोग को एग्जाम तक एकदम प्रेशर नहीं पड़ना, क्योंकि फिर आप अभी अभी एमएससी में आए हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर है एक पीजी कोर्स का, हमने नहीं चाहते कि आपके ऊपर प्रेशर पड़े, इसलिए हम ऑनलाइन लेके आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ के साथ सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सेकेंड है आपके पास, हमने देखो एक देखा था कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। किसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, इससे पहले कभी सुना है कुछ है। अभी तो देखो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है पहली चीज़, लेकिन हमारी जो एग्जाम्पल्स है ना पिछली जो कुछ किए थे, उनका और इनका कुछ तो भी रिलेशन है। वहाँ जो हमने Z4 या फिर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो देखा था, उसका और इसका रिलेशन है कि सॉल्व किस तरह होता, ये वहाँ लिया कैसे जाता, या फिर इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा थ्योरम है, हम वो सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन देखते भी चलते हैं क्या है। लेट n बी अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, टू इंटीजर्स a and b। पहली चीज, एक n फिक्स है जो कि वेरिएट नहीं करने वाला, ये कंफर्म हो गया। एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है और दो कोई भी रैंडम इंटीजर उठा लिया मैंने जो कि a और b है। फिक्स पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या है, ये 100% क्या होने वाले हैं, 1 2 3 4 ही होने वाला है। यहाँ पर जीरो का भी चांस नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव का चांस नहीं, जबकि हमारे जो वेरिएबल दूसरे थे वो इंटीजर है, वो जीरो भी हो सकते, वन भी हो सकते, -1 भी हो सकते, कुछ भी हो सकता हो, वहाँ पे 3 वैरायटीज है। लेकिन एन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है, ये पॉजिटिव ही नंबर होंगे। क्लियर। आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एन। ए और बी को हम बोलेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है with respect to modulo n, कब, for each a comma b comma n belongs to z and n have one more restriction, that is n must be greater than 0 if n divides the difference a minus b, we write a is congruent to the modulo n। मतलब क्या, आपने ये वाली एक्सप्रेशन कब बोलोगे कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n, जब आपका a माइनस बी का डिफरेंस
ए माइनस बी, आपका जो एन है पॉजिटिव नंबर, इसने डिवाइड करना है किससे, ए माइनस बी के डिफरेंस से। कैसा हुआ, समझ में आ रहा कि आपने देखो आपको क्या बोलना है, ये एन डिवाइड्स, यहाँ पर एन ऊपर के साइड, यहाँ पर ए माइनस बी, ऐसा अगर कुछ होता है, या फिर इन शॉर्ट जैसा हम हमारे डिविडेंड की लैंग्वेज में बोलते हैं ए माइनस बी का डिफरेंस को एन ने डिवाइड करना। अगर ये वाली इक्वेशन या फिर ये वाला जो आपके पास आ रहा एक एक्सप्रेशन अगर ये सेटिस्फाई होता है तो आप क्या बोलने वाले हैं, ये वाला एक्सप्रेशन कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ही सेटिस्फाई करने वाला है। अगर ये नहीं होता कि आपका जो एन है ये डिफरेंस ए माइनस बी के डिफरेंस को डिवाइड नहीं कर रहा, जैसे कि ये वाला क्या लिखा हुआ है, एन डज नॉट डिवाइड ए माइनस बी, यहाँ पर हम कैसे लिखते, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एन। इसको दूसरा आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि एन डज नॉट डिवाइड ए माइनस बी। ठीक है, दोनों में फर्क है, जरा सा गौर से देखिए। ये आपका जो टेढ़ा लिखता आप स्लांटिंग स्लांटिंग लाइन लिखते हैं, स्लांटिंग लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। एंड डज नॉट डिवाइड ऐसा है, एंड डज नॉट डिवाइड डिफरेंस ए माइनस बी, देन आपका कॉन्ग्रेचुलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आप इक्विवेलेंस की जो साइन है उसको कट कर दूंगी कि अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद जो हमने देखा था अब तक के रेसिड्यू क्लासेस, ये आपका भी तो फिलहाल पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो देख सकते, पिछले एग्जाम्पल से इसका रिलेशन है। ये हो सकता नेक्स्ट वाला थ्योरम आपके एग्जाम किसी का माइक ऑन है, कुछ क्वेश्चन है क्या, नादिया, चलो ठीक है म्यूट कर देती हूँ। हाँ देखिए अब क्या है आपके पास कि आपके पास एक दिया हुआ क्वेश्चन, प्रूव द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। अब देखो हमको क्या प्रूफ करना है कि आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन का पर्टिकुलर नाम है, क्या नाम है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n। ठीक है, ये रिलेशन को आपको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इसके अंदर जो आप नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स लेने वाले हैं वो सेट ऑफ इंटीजर है। तो पहला समझने की चीज कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या है, और दूसरी चीज इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं, तो पहली चीज क्या है आपका रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n। अभी हमने देखा कि दो एलिमेंट लगते हैं हमको जो कि इंटीजर रहते हैं, और जिस चीज के साथ हम क्या करते हैं उसका कॉन्ग्रुएंस लेते हैं, या जिस चीज के साथ हम मॉड्यूलो लेते हैं उसका उसका n मस्ट भी क्या रहता, इट मस्ट बी पॉजिटिव नंबर। अगर ऐसा होता है तो हम कॉन्ग्रुएंस कब बताते हैं कि जब वो दोनों एलिमेंट के डिफरेंस से आपके एन डिवाइड कर सकता, या कुछ तो भी वहां पर आपका आंसर आया, तो आप क्या बोलने वाले, कॉन्ग्रुएंस है ये रिलेशन। ये ठीक है, अब आपको बताना क्या है, इंटीजर्स भी पता है आपको क्या है इंटीजर्स, प्लस माइनस वन जीरो एंड ऑल, ये वाले जो आपके पास सेट आने वाला है सेट ऑफ इंटीजर है, आपको ये भी पता है। अब आपके पास नया लफ्ज है यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन, नया नहीं है आपने सुना हुआ है, लेकिन क्या है, कभी सुना है मतलब सुन के याद क्या आ रहा, ऐसा रिलेशन किससे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन बनने का वास्ते कुछ क्राइटेरिया टर्म्स कंडीशन। तो देखो बाबा, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये एक ऐसा रिलेशन है मतलब दो एलिमेंट को रिलेट कर रहा है ना, समझने के वास्ते यही थे ना कि ये क्या करने वाला है, दो एलिमेंट को रिलेट करने वाला है, कौन से दो एलिमेंट, या फिर क्या रिलेट करने वाला है, रिलेट करने वाला जोड़ने वाला है। तो फिर कुछ याद आया या फिर कुछ समझ में आया, तो फिर आपको समझना है कि नहीं नहीं ये एक ऐसा रिलेशन है जो अगेन तीन रिलेशन सेटिस्फाई करने वाला। अब ये तीन रिलेशन कौन कौन से थे आपके पास, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है। पहला रिलेशन था सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या रहता, चलो सिक्वेंशियली चलते, पहला रहता आपका रिफ्लेक्सिव, सेकंड रहता आपका सिमेट्रिक, और तीसरा रहता ट्रांजिटिविटी। अब हम एग्जाम्पल करते जाते हैं और समझते जाते हैं। आपका पहला है देखो, कंसीडर द सेट जेड, सेट जेड कंसीडर करो, मतलब आपने कंसीडर किया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मतलब क्या हुआ यहाँ पर जीरो भी आ गया, प्लस माइनस वन भी आ गया, प्लस माइनस टू, और सो ऑन, जितना भी आपके पास सेट है कलेक्शन आपने उसको कंसीडर कर दिया एक शॉर्ट लफ्ज में सेट जेड बोल के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से हमने तीन एलिमेंट उठाए, तीन क्यों, आपका जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी, वहाँ आपको क्या करते
पहले दो एलिमेंट का रिलेशन देखते, दूसरे दो का रिलेशन देखते। अब पहले और थर्ड वाले एलिमेंट का रिलेशन आता है या नहीं, आपको ये चेक करना है। तो मतलब आपको 3 लगने वाले, तो आपने पहले से 3 लेके चले कि बाद में हमको दिक्कत नहीं होना। आपने कंसीडर किया ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और थर्ड आपका सी भी इंटीजर है, ये आपने ले लिया। पहली देखनी है आपको प्रॉपर्टी, क्या क्या दोनों एलिमेंट या फिर आपके सेट जेड के एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिव है, मतलब हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन रखता। आप कोई भी नंबर लो, वन, वन हमेशा वन के साथ रिलेट करेगा, टू हमेशा टू के साथ रिलेट करेगा। अब यहाँ पर हमारा रिलेशन थोड़ा सा अलग है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एन। मतलब क्या हुआ कि हमारा एन, एन मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब टू हम कंसिडर करते हैं फॉर समझने के लिए हमारे कि एन टू है, ठीक है। अब मैं बोलती ये जो हमारा एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सपोज कीजिए आपका ए जो है ना ये 3 है और एन जो है 2 है, ठीक है, चलता। 2 पॉजिटिव है, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई, और ए तो इंटीजर था, हम -3 भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी आपके समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो तो मैंने क्या किया, ए को 3 लिया और एन को 2 लिया। आपका कांग्रेस मॉड्यूलो रिलेशन क्या बोलता कि ये, अगर मैं लिखी ए इज कॉन्ग्रेंट टू ए मॉड्यूलो एन, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एन विल डिवाइड ए माइनस ए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, वो हिसाब से क्या हो गया, एन विल डिवाइड, मतलब आपका 2 विल डिवाइड 3 - 3, ठीक है। अब होगा कैसा, 3 - 3 को 2 डिवाइड करेगा और कुछ तो भी आंसर आएगा, चलेगा क्या ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होती। आपके पास बचा क्या फिर वो कि 2 विल डिवाइड 0, या फिर अगर थोड़ा सा ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो मैं अगर ऐसा लिखूँ 0 इज डिवाइडेड बाई 2, ये वाली जो आपकी एक्सप्रेशन है, ये जो आपका पी बाई क्यू का फॉर्म है, क्या ये वैलिड फॉर्म है। Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 जाने वाला है, और 0 अगेन एक आपका इंटीजर है, तो आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि ये नहीं ले सकते। तो मतलब ये वाली एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हुई। मतलब अभी आपने तो एक जनरल एग्जांपल लिए थे कि ए जो है वो 3 है और एन 2 है, मतलब हर किसी के साथ होने वाला है, मतलब हर एक एलिमेंट कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के साथ रिफ्लेक्सिव है। आपकी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइंग, आपका एक पार्ट खत्म, चलो खत्म। अब आए हम सेकेंड वाले पे, हमको 3 बताना है कि 3 रिलेशन सेटिस्फाई करता है आपका कांग्रेस। पहला रिफ्लेक्सिव तो आ गया, हमारी बात खत्म। सेकेंड आपने देखा, आपको क्या बताना है, ये है सिमेट्रिक। आपको क्या बताना है, अगर ए का रिलेशन है बी के साथ, तो आपको ये बताना है कि बी भी रिलेट करेंगे ए के साथ। सिमेट्रिक यही रहता है ना। आप क्या बोलते हैं, आपकी बॉडी सिमेट्रिक है, आपका जैसा लेफ्ट पार्ट है ना बॉडी का, वैसे ही अगर उसको आप मिरर लगाओगे तो वो सिमेट्रिक कैसा है, बीच में मिरर लगा दिए तो आपका राइट पार्ट के इक्वेट हो जाएगा, ठीक है। आपका जैसा राइट पार्ट दिखने वाला है वैसा ही लेफ्ट है, अगर आपने बीच में मिरर लगा दिया तो मतलब उसके बीच में क्या है, सिमेट्री है। तो आपको क्या बताना है, अगर ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंस में कुछ रिलेशन है, तो बी का भी ए के साथ कॉन्ग्रुएंस में कुछ रिलेशन है। अब आपको ये प्रूफ करके देना है, समझ तो आ गया कि चलो ठीक है ये हो ही सकता, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, डिवाइड का रिलेशन है। लेकिन अब हमको प्रूफ भी करना है, तो हम क्या करते हैं, देखो हम कंसीडर कर रहे हैं कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, ये वाली एक्सप्रेशन। जैसे ही ये बोला इसका मतलब क्या हुआ, एन विल डिवाइड द डिफरेंस ए माइनस बी, ये भी समझ गए। अब क्या कर रही हूँ मैं, माइनस कॉमन लेती हूँ, तो माइनस बी पहले आ गया, प्लस का ए अब माइनस हो गया, तो क्या हो गया, एन विल डिवाइड माइनस माइनस ऑफ बी माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया, सिर्फ अरेंजमेंट हमारी, क्योंकि हमको बी के साथ ए का कुछ तो भी रिलेशन करना था। और आपने अगर देखा होगा तो यहाँ ए पहले था, तो ए डिवाइड ए माइनस बी आया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अब एक बी को लाना है और इधर के साइड ए को लाना है, तो कुछ तो भी ऐसा करना है उनकी ऑर्डर चेंज हो जाए। तो मैंने क्या किया, अब बी को पहले लाया, बी को पहले लाने के वास्ते मेरे को सिर्फ एक काम करना पड़ा कि बी को माइनस लगाना पड़ा। कोई नहीं, हमारी मतलब हमारी हमारी चॉइस है। तो हमने क्या किया, अभी क्या हो गया, ये एन माइनस बी प्लस ए होगा, ये वाला एक्सप्रेशन होगा क्या, हमारे पास
ए माइनस बी यस था, अब मैंने क्या किया, माइनस बी प्लस ए लिख दिया। कॉमन सेंस की बात, थोड़ा सा हमने चेंज किया, पहले थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से हमने माइनस कॉमन लिया, ये बताया क्यों, क्योंकि हम अलजेब्रा में काम कर रहे हैं। अलजेब्रा मतलब अब तक हम देखते थे 2 + 3 5 होता, -3 + 3 0 होता। अब हम करके देख रहे हैं कि ये होता ही क्यों। अब तक हम ये सवाल नहीं किए थे टीचर से कि हाँ बाबा ये 5 क्यों होता, या फिर -3 + 3 0 क्यों होता। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, तब जाके 0 देता। और 0 वहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 0 देता। तो फिर जो बचपन देते थे उसके मैम, कितनी आपकी बड़ी आवाज थ्योरी नहीं आ छुपी रही। है ये हम। जी, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। सबको नहीं आ रही ना, मतलब आपके पास ये थोड़ा इशू या नेटवर्क रेंज में हूँ मैं। अब आ रही मैडम। पहले कट रही थी क्या? हाँ। चल ठीक, मैं थोड़ा सा एरिया शिफ्ट कर देती हूँ। चलिए, तो फिर हम क्या देख रहे थे? हमने क्या देखा, मतलब एडिटिव इनवर्स जो देखा वो देखा। अब तक मतलब हमने जो बचपन में देखा था ना कि +3 -3 0 देता, क्यों देता, उसके पीछे इतनी बड़ी कहानी थी। जब तो हम बचपन में देख लेते कि अरे एक प्लस है एक माइनस है इसलिए 0 दिया, ऐसा नहीं था। उसके पीछे कहानी क्या थी, 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स थे, +3 और -3। अगर -3 आपने एलिमेंट पकड़ा तो उसका एडिटिव इनवर्स +3 था, तब जाके 0 देता था। अब ये पूरी जो थ्योरी है उसके पीछे आपका छुपा हुआ था अलजेब्रा, जो आज हम एमएससी में आके पढ़ के बाबा ये ऐसा केस था, ये ऐसा होता था। हमने बचपन में देखा नहीं था इतना सब कुछ, अब समझ में आ रहा। तो अब हमने क्या किया, अब हमने बहुत ही इज्जत से क्या किया, पहले माइनस कॉमन लिया, यानी -1 से मल्टीप्लाई किया आपकी एक्सप्रेशन को, और बाद में उसको अरेंज किया। अब देखो आपका जो पहला एलिमेंट था उसको हमने लिखा यहाँ पर, b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो n। ऐसा किया तो चलेगा क्या, कुछ दिक्कत होंगी? हमारे पास क्या था, ये वाला एलिमेंट यहाँ लिया, तो अब ये वाला एलिमेंट यहाँ लिया, तो यहाँ मैं पहले -b भी लूँ, कोई दिक्कत नहीं। -b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो n, मतलब क्या है, -b का रिलेशन है a के साथ, मतलब +b का भी कुछ ना कुछ रिलेशन है a के साथ। मतलब क्या हुआ, आपका जो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n का रिलेशन था वो कैसा था, सिमेट्रिक भी था। क्लियर हुआ? चलिए, अब आपको अच्छा क्या, आपने देख लिया कि आपका मॉड्यूलो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। लास्ट प्रॉपर्टी बचा, दैट इज ट्रांजिटिव। आपको देखना है ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या हुआ, अगर ए का रिलेशन है बी के साथ, बी का रिलेशन है सी के साथ, तो आपको देखना है क्या ए का रिलेशन सी के साथ आता है, ट्रांजिटिव होता है, मतलब ट्रांजैक्ट होता है। जैसे हमारे अकाउंट में बैलेंस ट्रांजैक्ट होता है, कैसा, मीडियम थ्रू मीडियम होता है। डायरेक्ट हमारे पास कहीं से पैसे आते क्या, नहीं, बैंक वालों के पास पैसे जाते फिर बैंक वाले हमारे अकाउंट में डालते हैं। सेम ये चीज़ है, ये एक आपका जो आपको पैसे दे रहा, ये बी नाम की आपकी बैंक है, ये सी आप है। आपको क्या देखना है, क्या आपके पास जिसने पैसे डाला, क्या बैंक आपको दे रही है पैसा। सेम वही चीज़ आप क्या करने वाले हो, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो आपको देखना है क्या ए सी से रिलेट करता है। तो आपने क्या कंसिडर किया, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, और रिलेशन आपके पास दिया हुआ है काय का, कॉन्ग्रुएंस का। तो क्या हुआ, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन और बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड्यूलो एन, ये फिक्स। जैसे आपने ए को बी से कॉन्ग्रुएंट बोला तो क्या हुआ, द डिफरेंस विल डिवाइडेड बाय एन एंड बी माइनस सी विल बी डिवाइडेड बाय एन, या in short in the forms of numerical language, n will divide a minus b and n will divide b minus c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जहाँ आपने डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ा था ना, वहाँ आपने पढ़ा था कि अगर एक डिफरेंस को एक पर्टिकुलर इंटीजर डिवाइड करता है और दूसरे को भी करता है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट वाइज ऑपरेट होते हैं। मतलब आप यहाँ से क्या ले सकते हो कि n will divide the addition of these two difference two, मतलब क्या होगा, n will divide a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये आपका नंबर थ्योरी का लॉ कहता है कि ऐसा होगा, जहाँ आपने डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ा था।
अब क्या हुआ, अगर इसके डिफरेंस को ऐड किया तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ब्रैकेट ओपन किया आपने तो क्या हुआ, a माइनस बी प्लस d माइनस सी, माइनस बी प्लस सी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, सॉरी माइनस बी प्लस बी कैंसिल हुआ, क्या बचा a माइनस सी। तो क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास आया n विल डिवाइड a माइनस सी। एक मिनट, फिर यहाँ से आप क्या बोलने वाले हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो n, चलेगा। हमने क्या देखा, देखो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n को आप क्या बता रहे हो, n डिवाइड्स a माइनस b। अब ये क्या है, n डिवाइड्स a माइनस c, मतलब आपका देखो यहाँ से a पहली प्लेस पे माइनस के साथ c आना चाहिए दूसरी प्लेस पे, सेम ठीक है। तो मतलब आपका रिलेशन क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव भी है, आपका रिलेशन a के साथ b का था, b के साथ c का था, अब a के साथ c का भी आ गया, मतलब आपकी प्रॉपर्टी ट्रांजिट हुई, मतलब आपका रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ से क्या आप कहने वाले हो, आपने क्या देखा, आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब आपका रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद देखो ये जो हमने किया है लास्ट एग्जाम्पल्स, उसी के बेस है ये कि एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस किस तरह करते हैं। ये फिलहाल आपका पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो हम इसमें हमारा टाइम नहीं डालेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं क्या है। पहली चीज़, let G1, G2, G3 and Gn be the family of groups, then Cartesian product G1 cross G2 cross G3 up to Gn is a group under the pointwise binary operation, that is G1, G2, Gn and G1 dash G2 dash Gn dash will multiply and give G1 into G1 dash, G2 into G2 dash and so on up to Gn into Gn dash, where Gi into Gi dash will belongs to capital Gi, where I must be lying between 1 and n। मतलब क्या हुआ, अब तक हमने क्या देखा कि एक ग्रुप है, ग्रुप के बीच में ऑपरेशन होता। अब ये केस कैसा है, अगर मैं आपके पास कुछ n नंबर के ग्रुप दे दूँ तो चलेगा, उनके बीच में कोई रिलेशन होगा, आपको ये चेक करना है। तो हम क्या सपोज कर रहे हैं कि G1 भी एक ग्रुप है, G2 भी ग्रुप है, ऐसा करते करते आपके पास n दे दिया, Gn ग्रुप है, ठीक है। अब हर एक ग्रुप है, उनके अपने अपने दिखने की शक्ल रहेंगे एलिमेंट्स। तो मैंने क्या कहा, कैपिटल G1 का एलिमेंट स्मॉल g1 है, कैपिटल G2 का एलिमेंट स्मॉल g2 है। अब मैं क्या चाह रही, इन सब के बीच में कुछ तो रिलेशन होना, तो मैं बोल रही हूँ मैं इनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेती हूँ, सबके बीच में क्रॉस क्रॉस लेकर देखती हूँ कि होता क्या है। तो ये काम तो करेंगे, इस तरह करेंगे, ये पॉइंट वाइज बाइनरी ऑपरेशन में काम करेंगे। मतलब क्या, ये लोग काम करेंगे ऑर्डर पेयर वाइज, कि पहला जीवन का एलिमेंट आपके G1 डैश के साथ ऑपरेट करेगा, G2 का एलिमेंट G2 डैश के साथ ऑपरेट करेगा, ऐसा करके लास्ट Gn का Gn के साथ करेगा। यानी हर दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन कैसा होगा, पॉइंट वाइज होगा, ऑर्डर वाइज होगा। क्लियर। अगर एक एलिमेंट है G1, G2, Gn, क्योंकि हमने n नंबर का कार्टेशियन लिया, तो उसका इन्वर्स भी कैसा रहेगा, पहले एलिमेंट का इन्वर्स G1, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स G2 का इन्वर्स G2 इन्वर्स अप टू Gn का इन्वर्स Gn इन्वर्स, और ये भी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। उसके बाद देखो एक नीचे लाइन है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप Gi, where I must be lying between 1 and n, and also written as product pi is turning from 1 to n Gi। ये अभी तो पाए का आपको उतना मतलब है नहीं कुछ, लेकिन ये पाए आपको काम आने वाला है कॉम्प्लेक्स 2 में, यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेकेंड सेम के उसमें आपको याद आएगा कि पाए लेते हम, जैसा कि हम एडिशन बहुत सारे आ गया, तो हम क्या लेते हैं वहाँ पर समेशन के लिए सीरीज लेते हैं। अगर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि मल्टीप्लिकेशन में आ रही, तो वहाँ हम लेते प्रोडक्ट दैट इज पाई, ठीक है। ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है डेफिनेशन पूछ ली जाए। लेकिन नेक्स्ट वाली जो चीज़ें हैं, ये है हमारी काम की चीज़ें। किस तरह से काम की है देखिए, प्रूव दैट इफ G इज अ ग्रुप सच दैट A into B raised to n is equal to A raised to n into B raised to n for three consecutive integer
then you have to prove that A into B is equals to B into C. हो सकता एग्जाम में ऐसा भी हो आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आए। कैसे चेंज होके आएगा? आपको दिया हुआ रहेगा प्रूव दैट G is an abelian group if it satisfies AB raised to n equal to A raised to n into B raised to n for 3 consecutive integer। ये है आपका क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन सेम थे। फिर मीनिंग क्या हुआ क्वेश्चन का? हमको सॉल्व करना है, इतना ही दिया हुआ है। हमको यहाँ पर कहानी, थ्योरी, हिस्ट्री कुछ भी नहीं लिखना है। जो दिया हुआ है उससे कहीं ना कहीं रिलेट करना है और जो पूछा हुआ है उसको प्रूफ करना है। तो क्या दिया हुआ है? पहली चीज़ दी हुई है आपको कि हमको प्रूफ करना है कि ये अबेलियन ग्रुप है। ये जो जी नाम का ग्रुप है ना, ग्रुप तो है ही, अबेलियन है, मतलब ये ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू सी होता है, ये हमको प्रूफ करना है। अगर ये जो है ना ऐसा कि ए बी रेस टू एन एक्सपांड हो जाएगा और देगा ए रेस टू एन बी रेस टू एन, और वो भी 3 बैक टू बैक प्लेसेस के लिए। कॉन्सिक्वेंटिव का मतलब क्या है? बैक टू बैक। अगर आपने n1 लिया तो ये n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 के लिए भी होल्ड होगा। ये आपके पास दिया हुआ है। अब कुछ तो भी करना है, थ्योरम को प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल डिसेंट वे में प्रूफ किया हुआ है। समझते स्टेप वाइज चलो। कुछ नहीं समझ रहा तो पूछो, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या फिर इसके रिप्लेसमेंट में n की जगह i पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। पहली चीज, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। जी बोला तो यहाँ पे ये भी याद रखो, जी अभी आपका दिया हुआ है ग्रुप, यानी ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हूँ। और 3 कॉन्सिक्वेंटिव के लिए मत मैम। कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी तैयबा, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हेलो मैम, आवाज आ रही? हाँ बोलिए बोलिए। वो मैम अपन ने जो नंबर थ्योरी का नहीं करी क्या, ए डिवाइड्स एन डिवाइड्स ए माइनस बी एन डिवाइड्स बी माइनस सी। हम्म। तो उसमें कुछ कंडीशन रहती कि वो दोनों ऐड हो जाते बोल के, या वो जैसा बी सेम था तो वो दो नंबर सेम रहे तभी वैसे वैसी चीज फॉलो होती है मैम? नहीं, अगर उसको जो मतलब वापस आते, रुको 1 मिनट। हाँ, मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। ओह सॉरी, या अल्लाह क्यों नहीं हो रहा। देखो ये क्या था, नंबर थ्योरी का मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया। अभी आपके पास क्या दिया हुआ है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय n है आपके पास। 1 मिनट पेन ले लेती हूँ। ये ऐसा है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय n। आपके पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, b माइनस सी डिवाइडेड बाय n। आपके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब मैं इसको अगर सपोज करो ऐड करना चाहूँ, ऐड होगा क्योंकि दोनों के नीचे की बेसमेंट सेम है, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो, उसको क्या करोगे आप, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय n। ये डिवाइडेड डिफरेंस का एक लॉ था, वहाँ पर आपको एक थ्योरम बोल के प्रूफ किया हुआ था। अभी आपने मतलब पता नहीं नंबर थ्योरी किस तरह से पढ़ा, या फिर आपको पता ही नहीं। लेकिन अगर हमारा सादा जनरल जो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्मूला है कि अगर आपकी बेसमेंट सेम रही तो आप ऊपर के जो डिनोमिनेटर है उसको क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर है सॉरी, उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमको ऐड क्यों करना था, क्योंकि एक प्लस का टर्म था हमारे पास, एक ऐसा टर्म था और उसका एक इन्वर्स टर्म था। अगर हम उसको ऐड करोगे तो दोनों एडिटिव इन्वर्स एक साथ आ जाएंगे और आपको उसकी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो देंगे, और फिर वो जीरो क्या होने वाला, नेगलेक्ट होगा, और आपको आने वाला था ए और सी। तो वहाँ से आपने क्या किया, कुछ तो भी ऐसा जुगाड़ अरेंज किया कि बाबा ये वाला बी हमारा कुछ ना कुछ करके जीरो दे दें, नल एलिमेंट दे दें। तो हमने क्या किया, उसको ऐड किया। क्लियर? मतलब मैम यहाँ पर सिर्फ एन सेम रहने की कंडीशन है ना? हाँ, आपका कंडीशन क्या है कि आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, किसका, दोनों एक्सप्रेशन का। यहाँ पर भी एन था, यहाँ पर भी एन था। अगर यहाँ पर सपोज करो एन की जगह के ले लेती थी मैं, तो क्या होता था, ये एन प्लस के विल डिवाइड ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ऐसा होता था। फिर एन प्लस के का डिफरेंस डिवाइड करता था। ये आपका है प्रॉपर्टी। वहाँ पर सेम था बोल के ऐड नहीं हुआ, लेकिन अगर सेम नहीं होता तो वहाँ पर क्या होता, एन और के दोनों भी ऐड होते थे। ठीक, यस मैम।
चलिए हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रूफ पे। हमने क्या लिया, हमारे पास दिया हुआ है अब कि जी नाम का ग्रुप है जी से हमने दो एलिमेंट ले लिया ए और बी, कंसीडर कर दिया, और हमको क्या बोला 3 कॉन्सिक्यूटिव। अब एन वेरी कर सकता है, एन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हम भी पर्टिकुलर केस नहीं लेंगे, प्रिसाइज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे एन को एन ही रखेंगे, n+1 भी लेंगे, n+2 भी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के वास्ते काम होने वाला था। तो हमने क्या किया, एन के लिए होल्ड हो रहा, मतलब क्या, ए डॉट बी होल रेस टू एन विल इक्वल टू ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन, ये हमारे दिया हुआ है। n+1 के लिए भी होगा क्योंकि 3 बोला हुआ है, तो क्या हुआ, ए डॉट बी होल रेस टू n+1 विल इक्वल टू ए रेस टू n+1 इंटू बी रेस टू n+1, ये भी ठीक है। n+2 के लिए भी होगा, मतलब क्या होगा, ए बी रेस टू होल रेस टू n+1 इक्वल टू ए रेस टू n+1 इंटू बी रेस टू n+1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सब हमको दिया हुआ था, हमको प्रूफ क्या करना है, ये जी जो है ये अबेलियन है, दैट इज ए इंटू बी विल ऑलवेज गिव टू बी इंटू ए, ये ऐसा होता है, ये हमको प्रूफ करना है। अब क्या कर रही हूँ मैं, देखो थोड़ा सा स्टेप वाइज काम है। क्या कंसिडर किया मैंने, ए बी रेस टू n+2। अब आप देखो कि ये n+2 क्या है, ये बेसिकली n+1 है ना, ये पावर में ऐसा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब पावर की एडिशन कैसी होती है, अगर मेरे पास आपके पास x है और x² है, मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या लिखते हो यहाँ पर x³। अभी देखो मेरे पास क्या है गिवन, यहाँ पर नीचे हम क्या कंसिडर करते हैं, ए बी जो है ना वो एक x है, x⁻n+2 है। मेरे को उसको ब्रेक करना है, मेरे को क्या चाहिए, x⁻n+1 चाहिए और x चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ऐसा लिखूंगी, चलेगा क्या, यहाँ पर कोई मतलब दिक्कत आ रही है, फिर कुछ हमारे लॉ के खिलाफ हमने काम किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने लिखा ए बी रेस टू n+2 को ए बी रेस टू n+1 इंटू ए बी। क्यों? क्योंकि n तो कॉमन रहेगा, +1 1+1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, n+2। तो मतलब हमारी इक्वेशन को हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किए, बस हमने उसको बैलेंस किए, यहाँ तक ठीक है। अब देखो आपने क्या देखा कि ये ए बी रेस टू n+2 ये दिखता कैसा, ए रेस टू n+2 बी रेस टू n+2, कहाँ से, ये आपको गिवन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट कैसा है, क्लियर हुआ, ये आपको गिवन है, इक्वेशन 2 से आया, यहाँ तक ठीक है। और ये इक्वेशन 3 से आया, और इक्वेशन 2 क्या बोलती है, ए बी रेस टू n+1 क्या दिखता है, ए रेस टू n+1 और बी रेस टू n+1, ये भी ठीक है। मतलब आपने 1 और 2 का इस्तेमाल करके आपकी एक्सप्रेशन को लिख दिया, ये 2 और 3 का इस्तेमाल करके यहाँ पे क्लियर कर दो। ये वाली इक्वेशन कैसी है समझा, यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर नहीं तो फिर देखो अब मैं क्या करती हूँ, जैसा कि मैंने इसको स्प्लिट किया था कैसा, n+1 इंटू 1 से, सेम मैं क्या कर रही हूँ, ए रेस टू n+2 को स्प्लिट कर रही हूँ, ए रेस टू n+1 इंटू ए, बी रेस टू n+1 को स्प्लिट किया, डी रेस टू n+1 इंटू बी, कोई दिक्कत चलिए फिर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने कोई भी किया नहीं, मैंने सिर्फ LHS में वर्क किया, RHS को एज इट इज नीचे पेस्ट किया, कोई यहाँ पर इशू नहीं अब तक। अब देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, हम काम कर रहे हैं ग्रुप में, मैं एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं ब्रैकेट को मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से लगा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ब्रैकेट जो था ना, अब मैंने उसको मिडिल में ला लिया, और यहाँ पे फिर अगेन यहाँ का जो ब्रैकेट था मैंने उसको मिडिल में लाया और बोल दिया बाय एसोसिएटिव लॉ। क्यों, मेरे पास ब्रैकेट को मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए एसोसिएटिव लॉ मेरे पास दिया हुआ है, यहाँ तक ठीक है। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ क्या बोलता है कि मैं यहाँ पर दोनों साइड से बी को कैंसिल कर सकती हूँ, लेफ्ट रहेगा राइट रहेगा कैंसलेशन लॉ, अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया ठीक है, तो ये लेफ्ट कैंसलेशन लॉ रहेगा या राइट रहेगा, आपका बी राइट से कैंसिल हो रहा, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, ये राइट कैंसलेशन लॉ के हिसाब से आपका कैंसिल क्या हुआ, और सॉरी यहाँ पर मैं देखी नहीं, आपने पहले क्या किया,
a⁻n+1 लेफ्ट से कैंसिल किया, पहले राइट से जा रही थी, तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के हिसाब से कैसे कैंसिल हुआ, आपने a⁻n+1 से दोनों आपके लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किए, माइनस का टर्म प्लस का टर्म या फिर दोनों के एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वजह से वहाँ पे आपके पास आया आइडेंटिटी। तो आपका क्या हुआ, ये यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या आपका a⁻b⁻n+1 या फिर b1 लिखने के बजाय डायरेक्ट b भी लिखो चलेगा, या फिर b⁻1 भी लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी के अगर सर पे कोई पावर नहीं लिखा हुआ है इट मीन्स उसका पावर 1 है, ये आपके पास लॉ है, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, b⁻n+1 इंटू a इंटू बी, यहाँ तक ठीक है। अब अगेन आप देख रहे कि ये वाला सेम दिख रहा, तो राइट कैंसलेशन लॉ लगाया, b भी हटा दिया, आपके पास बचा क्या, a इंटू b⁻n+1 और b इक्वल टू d⁻n+1 इंटू ए। अजान हो रही, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं जब तक आप समझो पिछला वाला। चलिए, तो हमने क्या देखा, हम कहाँ तक आ गए थे, हमारे पास आ गया था क्या, राइट कैंसलेशन लॉ के जरिए a इंटू b⁻n+1 इक्वल टू b⁻n+1 इंटू ए। अब भी हमारे पास b⁻n+1 थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हमको क्या चाहिए, a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। तो अब ये फिर हमको b⁻n+1 को कुछ तो भी करके हटाना है, या फिर कुछ तो भी ऐसा करना है कि भाई इसको भी कैंसिल करना है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करी, मैंने a⁻n से आपकी इक्वेशन को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई की, तो क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग a⁻n ऑन लेफ्ट, a⁻n आ गया, आपका बचा कुछ डेटा एज इट इज, a⁻n आ गया, बचा कुछ डेटा अगेन एज इट इज। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट करती हूँ कि बाबा हमको क्या करना है, a इंटू बी लाना है b इंटू ए के इक्वेशन में। तो मैंने क्या किया, देखो ये क्या हो गया, ब्रैकेट में अगर देखूँ तो ये a⁻n+1 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और मैंने फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, a⁻n+1 किया, अब ये b⁻n+1 को स्प्लिट किया हम d⁻n इंटू बी के, ये पावर इंडाइसिस के जरिए, ये मैं मेरी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, या मुझे इजाज़त देता है इंडाइसिस का लॉ कि मैं ये ऐसे कर सकती हूँ, स्प्लिट कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ, सब्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, ये मुझे इजाज़त देता कौन, एक तो हमारा इंडाइसिस का लॉ, और अगर मुझे दो एलिमेंट के साथ करना है तो ये मुझे इजाज़त कौन दे रहा, हमारा थ्योरम की 3 एलिमेंट तक काम कर रहा है, जो हमने ऊपर जो किया एलिमेंट मल्टीपल में थे, और फिर वहाँ पर इंडाइसिस का लॉ लगाने के बजाय मुझे परमिशन दिया था हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट ने। दोनों चीज़ों में फ़र्क है बेटे। तो अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर a⁻n+1 इंटू b⁻n+1, और इसको अगर मैं थोड़ा सा हमारी कन्वीनियंस के लिए ब्रैकेट लगा दूँ तो क्या हो गया, a⁻n इंटू b⁻n इंटू b इंटू ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगेन आपकी इक्वेशन के हिसाब से इसको आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 क्या बोलता हम कि ये क्या है, a b⁻n इंटू बी इंटू ए। क्यों, क्या आपकी इक्वेशन 1 क्या बोल रही थी, देखो ऊपर जाके जल्दी से, ये क्या बोल रही थी, ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अगेन आपके पास क्या है, a⁻n+1 को क्या स्प्लिट करने वाले आप, देखो कहाँ थे हम, देखो फिर यहाँ से अब क्या हो गया, ये a⁻n+1 को अब मैंने स्प्लिट क्या किया, a⁻n इंटू ए बी, ये हम ए बी को जब एक एलिमेंट कंसिडर किया पावर इंडाइसिस के जरिए, मैंने उसको क्या किया, a⁻n इंटू ए बी, और ये हमको परमिशन कहाँ से मिली, इक्वेशन 1 से, ये भी याद रखिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हमारे पास लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अगेन लगा है, a⁻n दोनों साइड सेम दिखा, मैं ग्रुप में काम कर रही हूँ, लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं, तो वहाँ से क्या हुआ, ab कैंसिल हुआ, और आपके पास बचा क्या, ab इक्वल टू बी ए, यानी आपके एलिमेंट कम्यूट किए मतलब उनकी ऑर्डर चेंज किया, उनके आंसर फिर भी सेम आए। अगर ऐसा होता है तो आपका ग्रुप क्या हुआ, आपका ग्रुप 4 प्रॉपर्टी के अलावा एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा, वो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या थी कि आपके एलिमेंट कम्यूट किए, दैट इज कम्यूटेशन लॉ, दैट इज आपका ग्रुप हुआ अबेलियन। थोड़ा सा कैसा है, रेगुलर से हटके हैं, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशन है, सिक्वेंशियली काम किए, 1 से 2 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद भी इसको प्रूफ करोगे, कोई ऐसा स्टेप बाहर से आया हुआ नहीं है, हमने इस्तेमाल किया हमारे रूल ऑफ इंडाइसिस और
हमारे को जो थ्योरम ने परमिशन दिया था कि हम ये 3 एलिमेंट तक कर सकते हैं, हमने 3 एलिमेंट का कंसीडर किया और प्रूफ किया ए बी इक्वल टू बी। ठीक है, उसके बाद ये प्रकार के एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता। ये जो किया ना हमने सेम सेम उसी के बेस्ड एक ये वाला क्वेश्चन भी है जो कि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ था। क्या, जी बी ए ग्रुप in which ab whole raised to I equal to a raised to I into d raised to I for 3 consecutive integer I and any a comma b belongs to G, then show that G is abelian। सेम वही करने वाले हो आप, 3 के लिए कंसीडर करने वाले हो, ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट किए थे आपने, a इंटू बी होल रेस टू n प्लस 2 से स्टार्ट किए थे आपने रूल ऑफ इंडाइसेस, और आपका गिवन डेटा लगाए थे और आपके पास आंसर आया था। ठीक है, सेम वही किया हुआ है, बस n की जगह i लगा हुआ है, इसमें भी सॉल्व है और आप ये खुद सॉल्व करेंगे। ये वाला आपके लिए मैं छोड़ती हूँ। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो उसके बाद हम बंद कर देंगे आज का। एग्जाम्पल क्या है, प्रूव दैट इफ G is a group such that a into b whole square equal to b into a whole square for all a comma b comma a comma b belongs to G. Suppose that G also has property that x square equal to e for each x belongs to G implies x equal to e, then G is abelian। दिया हुआ क्या क्या है क्वेश्चन में आपके, पहली चीज कि आपके पास जी जो है वो ग्रुप है। दूसरी चीज, आपके एलिमेंट का अगर आप स्क्वायर लोगे, 2 एलिमेंट का मल्टीपल लोगे और उसका स्क्वायर लोगे, तो वो क्या करने वाले, किसके इक्वेट होने वाले, सेकंड एलिमेंट पहले आ जाएगा और पहला एलिमेंट सेकंड पे जाएगा उसके स्क्वायर के साथ। क्या है इसका मतलब, ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी ए स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर है, अगर स्क्वायर भी बोल रही हूँ तो आपको समझ लें कि क्या है, ये होल स्क्वायर है। सेकेंड चीज एक और दिया हुआ है, ग्रुप हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई ये वाली। अब तीसरी चीज क्या है, हर एलिमेंट का स्क्वायर जब लोगे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया आपने जी से, तो उसका स्क्वायर आपको आइडेंटिटी देता, ये भी क्लियर है। मतलब हर एक एलिमेंट जी का कैसा है, ई के बराबर है। आप यहाँ से ये भी कंक्लूड करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट का स्क्वायर आप आइडेंटिटी ले रहे हैं, मतलब वो एलिमेंट ही आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का स्क्वायर भी आइडेंटिटी ही रहने वाला है, आपको पता है ना। तो आपको प्रूफ करना है कि जी क्या है, आपका कम्यूटेटिव ग्रुप है या फिर अबेलियन ग्रुप है, या फिर जी के एलिमेंट्स कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब आपने स्टार्ट किया आपका प्रूफ। क्या है प्रूफ ने कंसीडर किया, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ये आपके पास दिया हुआ है। अब थोड़ा सा टेक्निकल देखते हुए चलते हैं। आपने कंसीडर किया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कंसीडर किया, मतलब अब आपने क्या किया, एक को रखा, b इंटू बी इनवर्स आपको देने वाला था e, ए स्क्वायर था तो ये e देगा, मतलब ये कोई भी वैल्यू नहीं देने वाला है, बेसिकली आपको देने वाला है एक 1। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में काम करें तो कोई भी एलिमेंट के साथ हम 1 ले सकते हैं। तो मैं ये लिखूंगी तो हमारी एक्सप्रेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला है कि ये वाले एक्सप्रेशन पे नहीं ना। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर को अरेंज किया ब्रैकेट के अंदर, b इंटू बी इनवर्स लगाया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट वन चीज़ आपके पास क्या दिया हुआ है, अगर मैं ये ए बी को एक एलिमेंट कंसीडर कर रही हूँ, बात गौर से सुनो, ए बी को एक एलिमेंट कंसीडर कर रही हूँ और बी इनवर्स को एक एलिमेंट कंसीडर कर रही हूँ, तो आपका ये क्या बोल रहा है, देखो ए बी विल इक्वल टू बी ए होल स्क्वायर। स्क्वायर में तो काम कर ही रहे, स्क्वायर के साथ कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर स्क्वायर इट इज। अब क्या हो गया आपका, बी ए ऑर्डर चेंज हुआ, बी इनवर्स एज इट इज, क्लियर। आपके एलिमेंट्स क्या हुए, ऑर्डर चेंज हो गई, ये आपके गिवन से। और फिर अगर मैं ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो क्या हो गया, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर डी इनवर्स होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ऑपरेट किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट मैं सिक्वेंशली ऑपरेट कर रही हूँ और कैसे ऑपरेट कर रही हूँ, बस इतना ही गौर करो। मैंने कंसिडर किया ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, चलेगा, क्यों, क्योंकि देखो ए स्क्वायर क्या है आपका, बी ए होल स्क्वायर यहाँ से इंटू बी स्क्वायर, बी ए को आप क्या कर सकते हो, ए बी लिख सकते हो, ये आपके पास दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी रेस्ट टू -1 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है
ए भी किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है, सी भी और ये सारे जो एलिमेंट हम काम कर रहे हैं जी के एलिमेंट है। और आपके पास ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर लोगे आप, कोई भी एलिमेंट का स्क्वायर लोगे तो ई देगा, यानी बी स्क्वायर लिया तो आपके पास आंसर आया ई। बी इनवर्स भी एक एलिमेंट है जी का, तो उसका भी स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर आया ई। तो अब देखो, अब क्या किया हमने, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको सेट किया और आपके पास आंसर आया ए स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू ए स्क्वायर इंटू ई। और थोड़ा सा अरेंज किया हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से, यहाँ पे क्या हुआ था, x इक्वल टू ई आया था। फिर मैंने e को फिर अरेंज किया और क्या लिखा, b, और यहाँ पर a स्क्वायर एज इट इज, ये b इनवर्स। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से b को, राइट साइड से, तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर बी इक्वल टू बी स्क्वायर ए। इतना सब समझा क्या, क्या क्या हुआ, किस तरह हुआ, थोड़ा सा हटके है, हमने जो अब तक थ्योरम किया वैसा कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें देखो पहली चीज क्या थी आपके पास समझने के वास्ते, आपके पास दिया हुआ था ग्रुप, ग्रुप से दो एलिमेंट लिए ए बी, ठीक है, दो एलिमेंट लिया, आपके पास दिया हुआ है कि दोनों एलिमेंट के ऑर्डर हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर के अंदर चेंज कर सकते हैं। हमको बताना बगैर स्क्वायर के भी हमारे पास ये काम हो सकता। हमने कंसिडर क्या किया, एक एलिमेंट किया, कंसिडर किया ए कंसिडर किया और स्क्वायर ही रखा। अब मैं सपोज करती ए इंटू ई है, अगर ये वाला स्टेप नहीं समझाना तो कंसिडर क्या करो, ए इंटू ई स्क्वायर है, चलेगा क्योंकि ए इंटू ई देने वाला है। अब मेरे को ये ई को हटाना है तो मैंने क्या करी, ए इंटू बी इनवर्स कर दी, चलेगा ना, क्योंकि बी इनवर्स है और ये स्क्वायर तो ऊपर एज इट इज, स्क्वायर को देख भी नहीं रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल इनवर्स हैं, ई देने वाले हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ था कि स्क्वायर के अंदर ऑर्डर चेंज होता, ऑर्डर चेंज किया। उसके बाद फिर एक ये भी कंक्लूजन है कि जब हम उसको अरेंज करते हैं तो ये क्या है, हर एलिमेंट खुद का स्क्वायर जब लेंगे तो ई देगा, अगर ऐसा देता है तो वो एलिमेंट ही भी ई है, तो हम ई की जगह उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने हमारा सीक्वेंशियल अरेंज करके एक इक्वेशन ला लिया, कैसी इक्वेशन, ए स्क्वायर बी इक्वल टू बी स्क्वायर ए। ये हमारा प्रूफ नहीं, हमारा प्रूफ क्या है, ए बी इक्वल टू बी है, हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ से आपके पास आया क्या, या फिर कंक्लूड क्या करने वाले हो, इन अदर वर्ड्स स्क्वायर ऑफ एन एलिमेंट कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, है ना, कि अगर आप स्क्वायर लेते हो तो वो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। हमको डायरेक्टली कम्यूटेटिव लॉ बताना है, लेकिन अभी हमारे पास वैसा नहीं आया, अभी हमने एक स्टेप तक गए, हम दूसरे स्टेप पे आने वाले हैं, जंप करने वाले हैं। उसके वास्ते एक हमारा की स्टेप, कि इसके बिना हमारा थ्योरम अधूरा है। की स्टेप क्या है, हमने एक सी नाम का नया एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। वो एलिमेंट दिखता कैसा पता है, ए बी, ए इनवर्स, बी इनवर्स, ये चारों एलिमेंट एक दूसरे के मल्टीपल में, ये हमारा कंसिडरेशन है और ये हमारे थ्योरम का की स्टेप है। ये मतलब याद रखना ज़रूरी ही है कि ये लिया था। अब देखो मैंने बोला सी स्क्वायर, सी स्क्वायर अगर मैं सी इक्वल टू एक्स ले रही हूँ, सपोज कीजिए जी, पिछले पेज पे मैम लास्ट सेकेंड स्टेप समझाइए ना एक बार। हाँ एक मिनट, कौन सी, ये वाली, हाँ ये मैम। वाली, देखो यहाँ तक आ गया आपके पास कि ये बी स्क्वायर कैसा आया, ये आपने क्या किया, ये वाला क्लियर हुआ, यहाँ तक आया, जहाँ पे राइट मारा वहां तक समझा। यस मैम, थर्ड लाइन तक हाँ समझा, लास्ट थर्ड लाइन। चलिए ठीक है, ये ई आया ये समझा मतलब, है ना। हाँ यस यस मैम। हाँ, अब बाद में देखो आपके पास ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या है, एक्स स्क्वायर ई रहता, मतलब ऐसा नहीं होता कि हर टर्म ई के बराबर आएगा। यहाँ से ये भी कंक्लूड किया उसने कि आपका जो एक्स है ना वही ई है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को अब स्क्वायर नहीं चाहिए, मेरे को बेसिकली ए मल्टीपल ऑफ वी इक्वल टू बी मल्टीपल ऑफ ए प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने ई तो डाल दिया था क्योंकि उसने दिया था, उसके बाद उसने एक ये भी बोला ना, मैं जहाँ जहाँ ई लेने वाली हूँ वहाँ मैं वही टर्म भी ले सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, देखो बी स्क्वायर को ई लिया था, तो अब मैं वहाँ बी भी लिख सकती हूँ, है ना, ई की जगह। बी इनवर्स को, बी इनवर्स स्क्वायर को मैंने ई लिया था, अब मैं वहाँ बी इनवर्स भी लिख सकती हूँ, क्लियर है। अब ये वाली स्टेप आ गई।
अब देखो मेरे को क्या करना है, ये एलिमेंट को कम्यूट करवाना है, कुछ तो भी ऐसा करना है। तो मैंने क्या किया, आपकी ये जो इक्वेशन है इसको बी से मल्टीप्लाई किया राइट साइड से, तो इसके राइट साइड में बी आ गया, ये ठीक है। अब ये बी इनवर्स है, इसके मल्टीपल में राइट से बी आया, बी इनवर्स और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो यहाँ आइडेंटिटी देगा, आइडेंटिटी दिया तो फिर ये अगेन क्या हुआ, एक टर्म हुआ उससे मल्टीप्लाई ई हुआ, तो ये टर्म की अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व हुई, तो यहाँ से आपके पास आ गया ए स्क्वायर बी इक्वल टू बी स्क्वायर ए। क्लियर? मतलब क्या हुआ, उन्होंने एक एक्सप्रेशन फॉर्म को, मैथमेटिकल टर्म्स को समझाने की कोशिश की कि इन अदर वर्ड्स स्क्वायर ऑफ एन एलिमेंट्स कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। एक एलिमेंट का स्क्वायर लेंगे तो सामने वाले का स्क्वायर लेगा और कम्यूट करेगा। ए का स्क्वायर लिया था तो आरएचएस में उसने बी का स्क्वायर लिया और खुद कम्यूट किया, है ना? मैम यहाँ पे जब अपन ने राइट साइड से बी मल्टीप्लाई करे तो ए स्क्वायर भी है ना इक्वेशन के राइट साइड में, तो वो ए कैसा हो गया, ए स्क्वायर का ए? सेकेंड लास्ट स्टेप। नहीं मैम, एकदम लास्ट स्टेप। ये वाली, ये वाली। नहीं मैम, हाँ ए स्क्वायर बी तो अपन ने बी से मल्टीप्लाई करे राइट साइड, तो आ गया इक्वेशन के लेफ्ट साइड में, और इक्वेशन के राइट साइड में जब अपन ने बी से मल्टीप्लाई करे तो बी इनवर्स और बी ई हो गया, और बी ए स्क्वायर बचा ना, तो बी स्क्वायर ए कैसे हो गया वो इक्वेशन के राइट साइड? एक मिनट, तो वो करेक्शन कर दो उसको, बी ए स्क्वायर कर दो, राइट राइट, वहां पे उनकी लिखने की मिस्टेक हुई, मैंने तो नोट नहीं किया उसको, बी ए स्क्वायर कर दो उसको, तो फिर वो सेंटेंस की टर्म भी प्रॉपर गई। इन अदर वर्ड्स स्क्वायर ऑफ एन एलिमेंट कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। करेक्ट, क्योंकि वो रिवर्स नहीं किया उसने, लेकिन कम्यूट जरूर किया, लेकिन स्क्वायर के साथ ही। क्लियर? यहाँ से देखो ये करेक्शन कर लो कि ए स्क्वायर बी इक्वल टू डी इंटू ए स्क्वायर होगा। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या कंसिडर किया, सी स्क्वायर कंसिडर किया। सी स्क्वायर कंसिडर किया मतलब क्या कंसिडर किया, सी अगर हमने एक्स कंसिडर किया तो स्क्वायर के लिए एक्स इंटू एक्स लूँगी मैं, तो आपका एक्स क्या है फिलहाल दिखने में, इट इज़ ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स, मल्टीपल ऑफ ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स। अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पूरा हमारा एसोसिएटिव लॉ हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल करने वाले। थोड़ा सा अच्छे से देखते हुए चलते किया, पहले इसको एक ब्रैकेट में लिया एसोसिएटिव लॉ के जरिए लिया, मतलब एसोसिएटिव लॉ। अब बच्चा क्या मेरे पास, ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स और यहाँ का ए, है ना? देखो, और उसके बाद यहाँ की दो, ये तीन टर्म एज इट इज, ये दो टर्म को अलग किया, ये तीन टर्म को अलग किया, ये तीन टर्म को अलग किया, सिर्फ मैंने ब्रैकेट इंट्रोड्यूस किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर? ये वाली स्टेप क्लियर हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वाली साइड मैंने क्या किया, ए इंटू ए इनवर्स, जो कि आइडेंटिटी देगा, कोई नई चीज़ नहीं देगा, आपकी इक्वेशन को इम्बैलेंस नहीं किया करेगा, बस वो डाल दिया। जैसा कि हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने ऐड और सब्सट्रैक्ट को इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ए इंटू ए इनवर्स किया, ये देने वाला है ई, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये वाली स्टेप समझी? ये वाली टर्म मैंने क्या की, ऐड की, लेकिन उसकी वैल्यू ई थी, तो वो हमारे एक्सप्रेशन को इनजस्टिस नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाती हूँ, क्या होगा, ए रेस टू माइनस वन इंटू ए रेस टू माइनस वन। आपका रूल ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता, अगर आपकी बेसमेंट सेम है तो आपके जो पावर्स है उनका ऐड होगा, हमारी पावर्स नेगेटिव है तो ये माइनस वन माइनस टू होगा, तो ये देखो ये ए एज इट इज रेस टू माइनस टू। ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी देखो ये वाली टर्म भी एज इट इज है, ये वाली टर्म भी एज इट इज है, हमने किसी को कुछ किया नहीं, यहाँ तक ठीक है ना? अब क्या करते देखो, अब हमने क्या लगाया, यहाँ तक ठीक है, ये ए भी ठीक है। अब ये देखो हमने क्या देखा, अगर ए स्क्वायर बी रहा तो हम क्या कर सकते, आपने पिछला क्या प्रूफ किया कि हम इसको बी इंटू ए स्क्वायर कर सकते, है ना? पिछला ये किया ना, अभी जो हमने प्रूफ किया, जो आपने करेक्शन करवाया,
तो देखो ये क्या हुआ, माइनस बी रेस टू माइनस वन इंटू ए रेस टू माइनस टू, चलेगा ना। माइनस को नेग्लेक्ट करो तो ये क्या है, ये b इंटू ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर इंटू बी था, तो ये b इंटू ए स्क्वायर। क्लियर हुआ, ये स्टेप क्लियर हुई। ये थोड़ी सी हट के स्टेप है, ये वाली क्लियर हुई। कैसा, ये हमने जो किया ना पिछला कि ए स्क्वायर बी को हम b इंटू ए स्क्वायर कर सकते, सेम वही है। ए रेस टू माइनस टू इंटू डी रेस टू माइनस वन को हम लिख सकते बी रेस टू माइनस वन इंटू ए रेस टू माइनस टू। क्लियर, यहाँ तक भी आ गए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, अब ये बी रेस टू माइनस वन है, माइनस वन लाना था मेरे को, ये इंडाइसिस में बात कर रही हूँ, नीचे बी कॉमन नीचे रखो। मैं इसको क्या लिख सकती, वन माइनस टू, आपके पास आंसर माइनस वन आने वाला है। तो देखो ये बी रेस टू माइनस वन को लिखा मैंने, वन बी रेस टू वन इंटू बी रेस टू माइनस टू, चलेगा। और ये देखो यहाँ पर क्या आ गया था आपके पास, अब ए रेस टू माइनस टू इंटू ए, मतलब ए रेस टू माइनस वन। यहाँ भी ठीक है, ये वाली स्टेप भी समझी। स्टेप वाइज देखो बाद में कैसा, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होगा यहीं पे बोलो, क्योंकि फिर स्टेप्स गिन के देखने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे क्लियर क्लियर जा रहे हैं हम, यहाँ तक स्टेप तक आ गया, ये वाले स्टेप तक सबको समझा। कैसा आया, ए बी आपका, यहाँ पर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अभी क्या किया, पहले यहाँ पे कम्यूट किया, क्यों, क्योंकि आपने पिछला कम्यूट का प्रूफ किया था, वो हिसाब से आपने कम्यूट किया। और अब ये बी रेस टू माइनस वन को स्प्लिट किया, कैसा, माइनस वन था, वन माइनस टू किया, यानी बी रेस टू बी रेस टू माइनस टू। और यहाँ पर क्या हुआ, ए रेस टू माइनस टू ए था, तो अब उसको क्या किया, ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, ए रेस टू माइनस टू प्लस वन, दैट इज ए रेस टू माइनस वन, इसका उल्टा। यहाँ तक ठीक है। अब आ जाओ थर्ड वाली स्टेप पे। अब देखो क्या किया, इसको भी एक ब्रैकेट में लगा दिया मैंने, इसको भी साइड में कर दिया। अगेन क्या हुआ, पहला एलिमेंट का स्क्वायर सेकंड पोजीशन पे कर सकते हैं और सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हैं, सिर्फ माइनस की टर्म में, आगे कोई दिक्कत नहीं। और ये थर्ड वाला पार्ट एज इट इज रखा, अब भी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अब देखो ये एक टर्म ये दूसरी टर्म, दोनों एडिशन किए, दोनों का स्क्वायर हो गया, है ना, हुआ। अब देखो ये ए रेस टू माइनस वन एज इट इज, ये वाली को अगर करूँ तो क्या हो गया, बी रेस टू माइनस वन हो गया। और देखो ए इनवर्स बी इनवर्स, ये वाला बचा हुआ एज इट इज। ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अब देखो एक मिनट में पूरा कैंसिल कर देती हूँ, बहुत कचकच हो गई। देखो यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये वाली स्टेप कैसी आई। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या था, ये दोनों कॉमन थे, एक ब्रैकेट में ले लिया हमने। उसके बाद क्या किया, ये स्क्वायर एलिमेंट्स क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, मतलब माइनस वन को पहले लिया, माइनस टू को सेकंड पे लिया, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आपका, ये वाले को हमने क्या किया, माइनस बी रेस टू टू था और बी रेस टू वन था, तो क्या हो गया आपका, ए रेस टू माइनस वन बी रेस टू माइनस वन, ये हो गया डबल में, इसका स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने देखो क्या किया, यहाँ तक आ गए हम, ये वाली स्टेप नहीं भी लिखो तो चलेगा। अब आपको पता है हर एलिमेंट का स्क्वायर क्या आने वाला है, ई आने वाला है, ये भी ठीक है। तो अगर ये एक एलिमेंट है आपका बाइनरी ऑपरेशन का, ये भी एक एलिमेंट है बाइनरी ऑपरेशन का, दो एलिमेंट है इन्वर्स करके आपके जी में जाने वाले, मतलब तीसरा एलिमेंट बनाने वाले हैं, मतलब जी के एलिमेंट का ही स्क्वायर है, आप वहाँ पे ई लिख सकते हैं, ई इंटू ई, ई आ गया, मतलब यहाँ से क्या आ गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ई आ गया। यहाँ तक ठीक है, मतलब आपका सी ही ई आ गया, मतलब आपके पास क्या आ गया, ई इक्वल टू देखो यहाँ पे लिखा सी लिखा, और आपका सी क्या था बेसिकली, ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स। अब आपने क्या किया, उसको पहले बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड, मतलब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आता है ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ए। और इसको अगर करके देखना है तो हम ऊपर कर लेते हैं, ये करके देखना है क्या, सी स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया, समझ में आया ये वाला कैसा आया, समझना आया। तो मैं तुमको सी क्या कंसीडर किया था आपने, देखो सी कंसीडर किया था। अब आ गया आपके पास सी इक्वल टू ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स। पहले आप क्या करेंगे, बोथ द साइड आप बी से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड से, उसके बाद फिर राइट साइड से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ए करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल होंगे
ये आएगा, मतलब बी ए इक्वल टू ए बी आ गया, है ना। मतलब आपका एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, मतलब आपका ग्रुप है अबेलियन ग्रुप, या फिर आपके एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं ये है अबेलियन ग्रुप। थोड़ा सा क्लिंजी है, लेकिन एग्जाम में 1 से 2 दफ़ा पूछा हुआ है, और सिस्टमेटिक करो तो होगा भी। हो सकता है ऑनलाइन में समझने में दिक्कत आ रही होंगी, लैंग्वेज बैरियर आ रहा होगा, लेकिन समझो तो होगा भी। ठीक है।